दुनिया में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। ऐसे ही योद्धा थे फ्रांस के महान बादशाह कहे जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया था। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में जन्मे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि युद्ध के मैदान में वो अकेला ही 40,000 योद्धाओं के बराबर है। एक आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक का नेपोलियन की जिंदगी का सफर बेहद ही दिलचस्प रहा। नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास में दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उन्होंने फ्रांस में एक नई विधि संहिता भी लागू की थी, जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। उनकी कानून संहिता में सिविल विवाह और तलाक की प्रथा को मान्यता दी गई थी। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के अजैकियो शहर में हुआ था। यह शहर कोर्सिका द्वीप पर है। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। नेपोलियन ज्यादा धनी परिवार से तो नहीं थे, लेकिन वो पढ़ाई में काफी तेज थे। इसलिए उनके माता पिता ने महज 9 साल की उम्र में ही उन्हें पढ़ाई के लिए फ्रांस भेज दिया। उनकी पढ़ाई अलग अलग जगहों पर हुई और सितंबर 1785 में उन्हें ग्रेजुएट की डिग्री मिली। फिर बाद में वो फ्रांस की सेना में शामिल हो गए, जहां उन्हें तोपखाना रेजिमेंट में 2nd लेफ्टिनेंट की रैंक मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 24 वर्ष की उम्र में ही नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया था। नेपोलियन ने अपनी वीरता और सूझबूझ से कई लड़ाइयों में जीत हासिल की थी। उन्होंने सेनापति के तौर पर फ्रांस में सबसे ताकतवर सेना भी तैयार की। उसके व्यक्तिगत गुण और साहस को देखकर फ्रांस के तत्कालीन प्रभावशाली नेताओं से उसके संबंध मजबूत होते चले गए। कुछ समय बाद उसे आंतरिक सेना का सेनापति भी नियुक्त कर दिया गया। इसी बीच 9 मार्च 1796 को जोसेफीन से उसका विवाह हुआ। नेपोलियन को अपनी पहली पत्नी जोसेफीन से कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण उसने ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री मैरी लुई से विवाह किया, जिससे उसे संतान प्राप्त हुई और वो पिता बन सका। नेपोलियन ने अपने युद्ध कौशल से फ्रांस को विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाई। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण वो 27 वर्ष की अवस्था में ही फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बन गया और इसके साथ ही उसने सार्डिनिया पर विजय प्राप्त की। उसने अपने युद्ध कौशल से सार्डिनिया को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था और सार्डिनिया का बहुत सा जीता हुआ क्षेत्र फ्रांस को सौंप दिया। नेपोलियन का अगला विजय अभियान ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके वहां के सम्राट कैंपो फोर्नियो को संधि की अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना था। इसके बाद नेपोलियन ने टोलेंटिनो की संधि पर पोप के हस्ताक्षर करवाकर उन्हें फ्रांस की अधीनता स्वीकारने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद फ्रांस ने नेपोलियन को इंग्लैंड पर कब्जा करने के लिए भेजा, लेकिन इंग्लिश चैनल की बाधा ने नेपोलियन के विजय रथ को रोक दिया था। नेपोलियन ने इजिप्ट पर विजय प्राप्त करके पूर्वी एशिया में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों को भी अपने अधीन करने का निश्चय कर 1798 में 35,000 प्रशिक्षित सैनिकों के साथ कूच कर दिया। उसने रास्ते में माल्टा, पिरामिड्स, अलेक्जेंड्रिया और नील नदी की संपूर्ण घाटी पर कब्जा कर लिया। अब वो भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश नौसेना की शक्ति के आगे नेपोलियन परास्त हो गया। बाद में फ्रांस की भूमि पर लौटने पर उसने अपनी राजनीतिक कुशलता से नवीन कंसुलेट सरकार की स्थापना कर स्वयं को वहां का शासक घोषित कर दिया। फ्रांसीसी जनता ने 15 दिसंबर 1799 को नेपोलियन बोनापार्ट को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही 25 दिसंबर 1799 को उसने देश का नवीन संविधान लागू किया। साल 1804 में सीनेट ने अपने प्रस्ताव में नेपोलियन को फ्रांस के सम्राट के रूप में स्वीकृति दे दी। शासक बनते ही नेपोलियन ने देश की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक शिक्षा, सैन्य और न्याय प्रणाली में आमूल सुधार किए। धार्मिक स्थिति में सुधार करने के लिए सर्वप्रथम नेपोलियन ने पादरियों के भ्रष्ट व अनैतिक चरित्र को सुधारने, चर्च के विशेषाधिकार को समाप्त करने, अंधविश्वास की आड़ में जनता को मूर्ख बनाकर लूटने वाले पादरियों की तथा चर्च की संपत्तियों को जब्त करने के लिए नवीन संविधान लागू किया। माना जाता है कि 1814 तक नेपोलियन ने सम्राट के पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए, लेकिन बैटल ऑफ लीप्जिग के बाद नेपोलियन को फ्रांस की सम्राट की गद्दी से हटा दिया गया और उसे देश निकाला दे दिया गया। इसके बाद उसे एल्बा द्वीप पर रहना पड़ा।
कुछ समय बाद नेपोलियन एल्बा द्वीप से भाग निकला और अपने देश वापस आ गया। वहां पहुंचने के बाद उसे पुनः सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया गया। साल 1815 में हुए वाटरलू के युद्ध में उसे मित्र राष्ट्रों से एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने इंग्लैंड के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया। 6 वर्षों तक उसे टॉर्चर किया गया और नेपोलियन ने मृत्यु से पहले अपनी वसीयत में यह भी लिखा कि मुझे सीन नदी के तट पर फ्रांस की जनता के बीच दफनाया जाए, जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूं। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु को लेकर कई इतिहासकारों में मतभेद हैं। अधिकांश मानते हैं कि उसकी मौत पेट के कैंसर की वजह से हुई थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन साल 2001 में फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने नेपोलियन के इकबाल का परीक्षण करके पता लगाया कि उसे आर्सेनिक नाम का जहर दिया गया था। यह माना जाता है कि संभवतः सेंट हेलेना के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ने फ्रांस के काउंट के साथ मिलकर नेपोलियन की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार नेपोलियन की बीमारी का जो उपचार किया गया था, उसी ने उसे मार दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।